नमस्कार। आज हम बात करेंगे परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम की, जिसे हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं। आपने आजकल ये शब्द काफ़ी सुना होगा, पर क्या ये शब्द इतना नया है? इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम है क्या। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बार कॉरिडोर में मैंने बच्चों को बात करते हुए सुना कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन एक ही तो हैं। वहाँ से मुझे क्लू मिला, और जब मैं उन्हें इकोलॉजी पढ़ा रही थी तो मैंने उनके लिए एक असाइनमेंट तैयार किया और उनको क्लास में कुछ निर्देश दिए। निर्देशों में केवल इतना शामिल था कि मैंने 2 ग्रुप्स में बच्चों को बांट दिया और एक ग्रुप को कहा कि आप सिर्फ ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे और पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, और एक ग्रुप को कहा कि आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे और उसके स्पेसिफिकेशन को नोट डाउन करेंगे। उनको मैंने कुछ पैरामीटर्स भी दिए, और ये पैरामीटर्स थे कि कौन सी गैस इन्वॉल्व है, कौन से रेडिएशंस इन्वॉल्व हैं, और अर्थ के किस सरफेस पर ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब मैंने उन दोनों ग्रुप्स को अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करने के लिए कहा और उनको एक सवाल दिया कि आप मुझे ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। मैंने उनको जो प्रश्न दिया, अगर मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो वो ये है कि हाउ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन आर रिलेटेड। प्रश्न पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाउ ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आर रिलेटेड। जब उन्होंने आपस में एक दूसरे की फाइंडिंग्स को समझ लिया और डिस्कशन कर लिया, उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या आप अपना क्वेश्चन बदलना चाहोगे। तो मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसी का जवाब चाहूँगी आपसे। तो बच्चों ने मुझे जवाब दिया दैट दे आर नॉट रिलेटेड। इसका मतलब उनमें कोई संबंध हमें नहीं मिला। तो जब मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि उन्हें संबंध क्यों नहीं मिला, वो उन पैरामीटर्स पर पहुँचे, और ये लर्निंग उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग थी। इससे उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आया। इस बात से ये पता लगता है कि अगर मैं उनको सीधा सीधा बता देती कि ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों में क्या फ़र्क है, तो शायद वो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते। लेकिन क्योंकि मैंने उन्हें इस इंक्वायरी में इन्वॉल्व किया, उन्हें एंगेज रहने दिया और उन्हें खुद समझने दिया, और उसके बाद अपनी कंक्लूजन्स को खुद बनाने दिया अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पर, तो ये उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग था और उनके लिए उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया होगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप खुद ही रिफ्लेक्ट कीजिएगा इस क्लासरूम के बारे में। तो परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम का ये एक एग्जाम्पल था। इसमें बच्चों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंगेज रहने के लिए, किसी विषय से संबंधित परिचर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए उद्यत किया जाता है, और वे अपनी कंक्लूजन खुद बनाते हैं, बजाय टीचर उनको बताए कि वो उन्हें क्या समझना चाहिए और इसका क्या अर्थ निकालना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य होता है। बच्चे अपने कंक्लूजन्स खुद निकालते हैं। ये है परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम। अगर हम तकनीक के शब्दों में समझने की कोशिश करें और इस बात पर दोबारा ध्यान दें कि क्या यह तकनीक बहुत नई है, तो इसमें क्या ही नया है। विज्ञान में हम हमेशा ऐसा ही तो करते हैं। पहले हम रिसर्च करते हैं, किसी प्रिंसिपल पर वो बेस्ड होती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, किसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं जिसके बेसिस पर ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट आता है। इसमें कुछ नयापन नहीं है। अगर आप जीन पियाजे एंड जॉन डीवी को याद करने की कोशिश करें, उन्होंने भी इसी अप्रोच पर आधारित अपने प्रपोजल्स दिए थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी अप्रोच, वो इसी को प्रोपगेट करते थे। तब से लेकर अब तक इसके बहुत प्रवर्तक रहे हैं। 2008 के समय में जब से इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ने ज़ोर पकड़ा, तब रिचर्ड सचमैन उसके सबसे ज़्यादा प्रवर्तक रहे हैं। अगर उनके शब्दों में बात करें तो परीक्षा का अर्थ है विश्वास, अपनी फाइंडिंग्स पर विश्वास करना, अपनी रिसर्च पर विश्वास रखना और अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखना अपने प्रयोग में, ताकि जिस निष्कर्ष पर वो पहुंच रहे हैं, बच्चे जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकें, उसको मान सकें, उसको सही समझ सकें। ये बहुत सरल शब्दों में परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम है।
कि जब बच्चे खुद इन्वॉल्व होकर, समझकर किसी चीज़ को अपने कंक्लूजन्स खुद बनाते हैं तो उन्हें उन पर भरोसा भी ज़्यादा होता है और उन्हें वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगते हैं। अब बात आती है कि हम क्यों परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम को क्लास में फॉलो करें, क्यों इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्लास में होनी चाहिए, क्या और दूसरी तकनीकी काम नहीं कर सकती? ऐसी बहुत सारी तकनीक हैं, ऐसी बहुत सारी मेथडोलॉजीज़ हैं टीचिंग में जो हम अडॉप्ट करते हैं और आज के समय में तो हम बहुत सारी तकनीकियों का उपयोग भी करते हैं। टेक्नोलॉजी के आने से बहुत ज़्यादा आसान भी हो गया है हमारे लिए टीचिंग। तो क्या मुझे इतना इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम करने की ज़रूरत है कि मैं अपने लेसन ऐसे प्लान करूं कि वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर आधारित हों? क्यों ऐसा करने की ज़रूरत है? आइए ज़रा जानते हैं इसे। कंटेंट नॉलेज किसी भी टीचर का, उसका विषय ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कोई दो राय नहीं है इसमें कि वो उसका कंटेंट नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उस कंटेंट को किस तरीके से पढ़ाया जाना, जिसे हम कहते हैं पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज या शॉर्ट में कहें तो पीसीके भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कंटेंट नॉलेज है। क्योंकि अगर शिक्षक का विषय ज्ञान बहुत अच्छा है और वो जाता है क्लास में और चौक उठाता है और पढ़ाना शुरू करता है और कालखंड के अंत तक पढ़ाता रहता है और वापस क्लास से निकल जाता है, अगर उसने ये जानने की ही कोशिश नहीं की कि कितना असिमिलेशन बच्चों में हो रहा है, कितना उन्हें समझ में आ रहा है, कितना वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इस ऐसी टीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे टीचर ने कितना भी अच्छा पढ़ाया हो, पर अगर बच्चे एंगेज्ड ही नहीं हैं, अगर उनका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा था, अगर उन्हें समझ में ही नहीं आया और किस डेप्थ तक समझ में आया, ये भी अगर आकलन ना किया जाए, तो ऐसे कंटेंट नॉलेज को डिलीवर करने का कोई मतलब नहीं है क्लास में। शोध ये कहता है कि जब कभी भी बच्चों को इन्वॉल्व करके, जब कभी भी उनको किसी काम में लगा कर, जब कभी भी एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके उनको कोई कंटेंट पढ़ाया जाता है तो उसका रिटेनमेंट ज़्यादा होता है, उन्हें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। और अगर असेसमेंट किया जाए, इवैल्यूएशन किया जाए, तो ये पता लगता है, शोध ये साबित करता है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, कि उनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है, उनका स्कोर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने वो इमर्सिव एक्सपीरियंस वहाँ पर लिया हुआ होता है। सो अगर हम बहुत स्पेसिफिकली इंक्वायरी बेस्ड मॉडल की बात करें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इट सेटल्स क्यूरियोसिटी। इसका मतलब है कि जितनी भी जिज्ञासाएं होती हैं वो सारी ये शांत कर देता है। कैसे शांत कर पाता है इंक्वायरी बेस्ड मॉडल? क्योंकि जब बच्चे खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और खुद ही रिज़ल्ट देख रहे होते हैं, कोई बाहर से आकर उन्हें नहीं बताया था कि ये सही है, ये गलत है, या इसको ऐसे समझ लो, बस ये ऐसा ही है, तब उनकी क्यूरियोसिटी अपने आप ही शांत हो जाती है और वो जेन्युइन सेटलमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी होता है। जब इस तरीके से एक्टिव लर्निंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप होगी ही बच्चों में। क्या सही क्या गलत है, किसको किस तरीके से करना चाहिए, या आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित होगा ही। इसके अलावा ये सब कार्यक्रम करते हुए, ये एक्सपेरिमेंट करते हुए, ये भी हो सकता है कि वो कुछ नई चीज़ डिस्कवर कर लें, वो कुछ क्रिएट करें। सो इस तरीके से इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग रचनात्मक कौशल का भी विकास करता है। जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में ही देखा कि ये डीप इम्पैक्टिंग भी होता है, इसका असर दिमाग पर काफ़ी गहरा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्टिवली एंगेज होकर उस एक्सपेरिमेंट को किया था और उसके रिज़ल्ट खुद निकाले थे, इसलिए ये उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंटली ये मेंटल मॉडल्स को या तो ब्रेक करने में या बिल्ड करने में भी मदद करता है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, कंडीशन के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या वक्तव्य है, ये खुद वो बनाते हैं और इसीलिए वो मेंटल मॉडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बच्चों के अपने कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशंस से वो जोड़ने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को वो रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये भी कनेक्शन वो बनाते हैं। इसके अलावा अगर उनके विषय के बारे में या उस कॉन्सेप्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में कोई मिथ या मिसकंसेप्शंस होते हैं तो वो उनको भी एलिमिनेट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर उनके विषय से संबंधित या कॉन्सेप्ट से संबंधित या टॉपिक से संबंधित कोई मिथ्स या मिसकंसेप्शंस हैं तो वो इनको भी दूर करने में मदद करता है। जब बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वो डेटा भी कलेक्ट करते हैं। उस डेटा का एक तो ऑब्वियस मीनिंग होता है, दूसरा ये भी होता है कि उसी सेम डेटा को यूज़ करते हुए वो न्यूअर मीनिंग्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत एंगेजिंग और एक्टिव प्रोसेस है, इसलिए वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ एलिमिनेट हो जाती हैं कि बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे, कि कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कुछ का ध्यान नहीं है। ये सारे तरीक़ों से हम क्लासरूम मैनेजमेंट को भी बेहतर बना सकते हैं। इस विधि को फॉलो करते हुए उनमें कोलैबोरेशन भी डेवलप होता है और ये कोलैबोरेशन काफ़ी एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होता है। इसका मतलब बहुत सक्रिय तरीके से वो एक दूसरे की ग्रोथ में भी मदद करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इतना सब कुछ करते हुए क्योंकि वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि मेरा सहयोगी मेरे ग्रोथ में मदद कर रहा है, मेरे मेंटल मॉडल्स को विकसित करने में मदद कर रहा है, मुझे रिज़ल्ट तक पहुंचने में मदद कर रहा है। इस तरीके से वो एक दूसरे के लिए संवेदनशील भी बनते हैं और कंपैशन डेवलप करते हैं। परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम को ये समझने के बाद कि वो है क्या और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि इसको क्लास में कैसे ले जाया जाए, कैसे हम उसके लिए प्लान करें ताकि मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमें मिल सके। तो इसके लिए विधि बहुत आसान है। बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस को प्रोपाउंड करते हैं, बट एक्चुअली अगर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो एंगेज करने के लिए हमारे पास एक सवाल होना चाहिए या एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए या कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसमें हम बच्चों को एंगेज करेंगे। उस एंगेजमेंट के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस के बाद वो एक्सप्लोर करेंगे अपने आप। एक्सप्लोर करने के बाद अपनी फाइंडिंग्स को एनलिस्ट करेंगे। उन फाइंडिंग्स को इलेबोरेट भी करना ज़रूरी है क्योंकि उनके पीछे की रीज़निंग बतानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी फाइंडिंग्स को इवेल्युएट भी करेंगे, क्या सही था और क्या गलत था, और उसके बाद जो उनके रिज़ल्ट आएंगे उसके बेसिस पर वो रिफ़्लेक्ट करेंगे कि जो प्रॉब्लम थी क्या उन्हें उसका सल्यूशन मिला, क्या उस प्रॉब्लम से नई और प्रॉब्लम्स बन गई, और अगर उन्होंने प्रोसेस सही फॉलो की थी तो उन्हें ये रिज़ल्ट क्यों मिला, और अगर ये रिज़ल्ट नहीं मिलना चाहिए था तो और क्या रिज़ल्ट हो सकता था जो वो फाइंड आउट कर सकते थे, और आगे उन्हें क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए अगर वो ये प्रोसेस दोबारा करते हैं तो, ताकि उन्हें बेटर रिजल्ट्स मिल सके जिनकी वो उम्मीद कर रहे थे। तो अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा और इलेबोरेटेड तरीके से समझने की कोशिश करें, और वही आप ग्लोबल वार्मिंग वाला एग्जाम्पल अगर याद करें, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि हम किस बारे में खोज करने जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम या हाइपोथेसिस इन प्लेस होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हमारी अप्रोच क्या है, वो किसी थ्योरी या प्रिंसिपल पर ज़रूर बेस्ड होगी। और उसके बाद हमें अलाउ करना है बच्चों को एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद वो अपने रिजल्ट्स को नोट डाउन करेंगे। उन रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस इवैल्यूएशन के बाद वो इंटरप्रिटेशंस बनाएंगे, और इंटरप्रिटेशंस आने के बाद वो रिफ़्लेक्ट करेंगे कि क्या वो इंटरप्रिटेशन सही है या वो इंटरप्रिटेशन गलत है, क्या उन्होंने सही प्रोसेस फॉलो की थी, अगर नहीं की थी तो क्या और सही प्रोसेस है, और उन्हें क्या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, और क्या सब कुछ सही रहा और उन्हें सब कुछ सही रिज़ल्ट के तौर पर मिल गया। तो उसके बाद उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे होगा। इंक्वायरी प्रोसेस को अगर आप और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस, व्हाट डू आई वांट टू नो, मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में मुझे क्या ऑलरेडी पता है, व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट इट, एंड व्हाट आई नो ऑलरेडी, हाउ डू आई नो दैट, कैसे मुझे पता है। इसके बाद मुझे और क्या जानने की ज़रूरत है, और मेरे इन सब सवालों के प्रोबेबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंक्वायरी प्रोसेस का रिसोर्सेज,
कि अगर मैं ये इंक्वायरी क्लास में करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो उसके लिए मुझे किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे जो मेरे लिए मददगार होंगे। क्या वो कुछ आईटी रिसोर्सेज हैं या मुझे गार्डन में जाने की ज़रूरत है, या क्लासरूम में रखे हुए इक्विपमेंट्स से ही मेरा काम चल जाएगा, या सिर्फ पेन एंड पेपर ही काफ़ी है। अगर ये सारी रिसोर्सेज को मैंने एनलिस्ट कर लिया, ये आसान हो जाएगा टू फाइंड आउट कि ये इन रिसोर्सेज को कहाँ से प्राप्त किया जाए, कहाँ वो रिसोर्सेज मुझे मिलेंगे, और जिन रिसोर्सेज को मैं इंक्वायरी प्रोसेस में यूज़ करने जा रही हूँ वो रिलायबल हैं भी या नहीं, मैं उन पर कितना ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैं उनकी ऑथेंटिसिटी को कैसे वेरीफाई कर सकती हूँ। अगर मैं कोई वेबसाइट विज़िट करके कोई वेब सर्च करना चाह रही हूँ किसी इंक्वायरी के लिए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे वेरीफाई करूँगी, और उसके अलावा वो कौन सी प्रोसेस होगी जिसके थ्रू मेरे सारे रिसोर्सेज बिफोर द इंक्वायरी इन प्लेस होंगे। जब रिसोर्सेज इन प्लेस हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, प्रोबेबल आंसर्स को मैंने एनलिस्ट कर दिया है, उसके बाद भी प्रोसेस फॉलो करूँगी एज अ स्टूडेंट, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे उससे मिली है अब उसके इंटरप्रिटेशन की बारी आती है। उसमें भी हमारे पास कुछ सेट क्वेश्चंस हैं जिनका यूज़ करके हम उन इंटरप्रिटेशंस की वैलिडिटी को और मेंटेन कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आता है, मेरी रिसर्च से मैंने जो इंटरप्रिटेशन निकाला है, उस इंटरप्रिटेशन से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मेरी रिसर्च क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है, या अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है तो कौन सा पीस है जो मेरे आंसर को सपोर्ट करता है, या मेरे ये इंटरप्रिटेशंस मेरे प्रीवियस नॉलेज से कैसे कनेक्टेड हैं। इसके अलावा मुझे ये भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि ये अगर रेलिवेंट है तो क्या ये फर्दर वर्थ एक्सप्लोरिंग है, क्या मुझे आगे इसमें और खोज करनी चाहिए, और इसके अलावा क्या ये और क्वेश्चंस को जन्म दे रहा है आंसर्स के साथ साथ। जब हमने इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर लिया, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, उसके बाद हम करेंगे रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स एंड फाइनल रिफ्लेक्शंस। सो हम अगेन रिविजिट करेंगे अपना सेंट्रल आइडिया, रिसर्च क्वेश्चन, क्या सेंट्रल आइडिया था और मैं किसको ये रिज़ल्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ। क्या मैं ये खुद को रिपोर्ट कर रहा हूँ, या मैं अपने टीचर को रिपोर्ट कर रहा हूँ, या मैं किसी रिसर्च एजेंसी को रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में से कौन सा रिज़ल्ट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और क्या मैंने वो सही तरीके से लिख रखा है, क्या वो हर एस्पेक्ट में करेक्ट है, क्या ये मेरे एंटीसिपेटेड कंक्लूजन्स को सही साबित करता है या उन्हें गलत साबित करता है, और अगर दोनों में से कोई भी एक आंसर है तो ऐसा क्यों है। और फाइनल मेरा रिफ्लेक्शन होगा कि मुझे जो रिज़ल्ट मिले हैं या मैंने जो इंटरप्रिटेशंस निकाले हैं वो किस हद तक सही और ऑथेंटिक हैं। इस पर रिफ्लेक्शन करने के बाद रिपोर्टिंग रिज़ल्ट तो यही हो जाएगा, पर इस पर रिफ्लेक्शन करने के बाद इट फर्दर ओपन्स द गेट फॉर फर्दर इंक्वायरी। इंक्वायरी को क्लास में फैसिलिटेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमने आपके लिए जॉट डाउन करने की कोशिश की है, पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस से बंद कर रहे हैं। आपके प्रयोग के हिसाब से, आपके बच्चों के हिसाब से इन क्वेश्चन का टाइप और ये क्वेश्चन भी बदल सकते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कि अगर कोई सेंट्रल आइडिया हमारे पास ऑलरेडी है, बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, वाई डू यू थिंक अबाउट दिस, वाई डू यू थिंक सो अबाउट दिस। आप इसके बारे में ये सोचते हैं और ये क्यों सोचते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि होगा अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आप क्या इंटरप्रेट करते हैं उस अपने रिज़ल्ट के बेसिस पर। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इसको दूसरे तरीके से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। उस पूरी प्रोसेस को करने की प्रोसेस क्या होगी, हाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट दिस। अगर आपको ज़रूरत है तो वो कौन कौन से ऑथेंटिक पीपल या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे जिनको आप कंसल्ट करेंगे। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो सही पर्सन है जिससे आपको कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में, या वो सही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, या वो सही रिसोर्स है जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं, क्रेडिबल सोर्स है या नहीं है। अगर बच्चे इंक्वायरी के लिए अपने हिंदी टीचर के पास जाते हैं जबकि उनका क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड,
तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनका रिलायबल सोर्स नहीं होगा। सो इस तरीके से रिसोर्स की क्रेडिबिलिटी भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सवाल आता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट यू गॉट एंड डज दैट इंफॉर्मेशन रिमाइंड यू ऑफ समथिंग? क्या ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ये आपको किसी चीज़ की याद दिलाती है? इसको आपने पहले कहीं देखा है? क्या आपने इसे पहले कभी ट्राई किया है? अगर आप कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो आप क्यों ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वो आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और अगर आपको आश्चर्य हो रहा है, उस आश्चर्य के पीछे क्या कारण है? कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो आपको आश्चर्य करने में के लिए मजबूर कर रहा है? ये आपकी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे रिलेटेड है? जो आपने पहले ऑब्जर्व किया था ये उससे डिफरेंट कैसे है? अब इन सब को देखने के बाद ये आपका जो नया ऑब्जर्वेशन है या जो नया एक्सपीरियंस है, ये आपका पर्सपेक्टिव अबाउट दैट प्रॉब्लम और सेंट्रल आइडिया क्या चेंज करता है या उसको फर्दर स्ट्रेंथन करता है? आपके कंक्लूजन्स क्या हैं? एंड इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप इंक्वायरी को यहीं रोक देना चाहेंगे या आप इंक्वायरी को आगे बढ़ाना चाहेंगे? दोस्तों, हमारे पास इंक्वायरी के कुछ टाइप्स भी हैं। कुछ लोग इनको मानते हैं कि ये सीक्वेंस भी है इंक्वायरी का, कि पहले स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी से शुरुआत की जाए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड इंक्वायरी पर जाया जाए, फिर गाइडेड इंक्वायरी को एक्सप्लोर किया जाए और लास्ट में ओपन एंडेड इंक्वायरी को। मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों जो टाइप हैं वो अपने आप में भी इंक्वायरी के टाइप्स हैं, क्योंकि एक होती है स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी जिसको आप कक्षा में स्ट्रक्चर करके आगे फैसिलिटेट करते हैं। एक इंक्वायरी वो भी है जो किसी प्रॉब्लम से शुरू होती है, किसी सॉल्यूशन पर भी ख़त्म हो सकती है या किसी नई प्रॉब्लम पर भी ख़त्म हो सकती है। तीसरा टाइप इंक्वायरी का है गाइडेड इंक्वायरी, जिसमें हमें टीचर को रिज़ल्ट पहले से पता होता है, पर बच्चों को क्योंकि वो एक्सपीरियंस देना ज़रूरी है इसलिए उनके लिए एक स्पेसिफिक पाथ कार्व किया जाता है जिसमें हर माइलस्टोन टीचर को पता है, पर उस तक बच्चों को कैसे पहुंचाना है उसके लिए उसे गाइड करना होता है। और चौथा टाइप है जिसको रियल इंक्वायरी भी माना जाता है, इज़ ओपन एंडेड इंक्वायरी, जिसके रिज़ल्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसको बच्चे कम्प्लीटली अपने तरीक़ों से, अपने रिसोर्सेज को प्रयोग करते हुए, अपनी इन्फॉर्मेशन को निकालते हुए अपने रिजल्ट्स और इंटरप्रिटेशंस पर पहुंचेंगे और अपने मेंटल मॉडल्स को विकसित करेंगे। अब आसान लग रही होगी शायद आपको ये इंक्वायरी बेस्ड मॉडल एज अ प्रोसेस, पर उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि एक एडुकेटर को क्या क्या तैयारी करने की ज़रूरत है या क्या क्या सावधानियां बरतने की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारे पूर्वाग्रह क्या हैं। क्या मैं पहले से किसी चीज़ के बारे में मैंने कोई धारणा बना रखी है? मेरी अपनी बायसेस क्या हैं? जब मैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का एक प्लान बना रही हूँ मेरी क्लास के लिए, मेरी अपनी बायसेस क्या हैं? मेरे अपने मेंटल मॉडल्स क्या हैं? क्या उनका रिफ्लेक्शन कहीं नज़र आ रहा है मेरी इंक्वायरी में? अगर हाँ, तो शायद मुझे चेक करने की ज़रूरत है, बिकॉज एन इंक्वायरी इज़ नॉट टू बी बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायसेस ऑफ द एडुकेटर। एक और भी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है मुझे जानना कि मेरी क्लास में मेरे बच्चों की डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं। क्या उन्हें किसी वीडियो के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है, या उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट करने से ज़्यादा समझ में आता है, या वो किसी और तरीके से सिर्फ पढ़कर समझ सकते हैं। सो जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होती हैं एडल्ट्स की भी, वही डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होती हैं बच्चों में भी। इंक्वायरी बेस्ड प्लान बनाते हुए मुझे ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स मेरी क्लास में बच्चों के क्या हैं, उसके हिसाब से ही मैं इंक्वायरी बना पाऊँगी। क्या मुझे मेरी क्लास के बच्चों के बारे में पूरी जानकारी है? उनमें उपस्थित डाइवर्सिटी के बारे में मुझे जानकारी है? क्या उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शांत रहना पसंद करते हैं? क्या उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं और सारी क्लास को हाईजैक कर लेते हैं? क्या कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नॉन पार्टिसिपेटिव हैं, जो कुछ नहीं करना चाह रहे होते, किसी चीज़ में एंगेज नहीं होना चाह रहे
होते। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैं इंक्वायरी प्लान कर पाऊँगी, अदरवाइज़ आई वोंट बी एबल टू प्लान अ मीनिंगफुल इंक्वायरी। इसके अलावा एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेरा स्कूल है या मेरी कक्षा है उसके क्योंकि रिसोर्सेज भी लिमिटेड होंगे, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज की क्या मुझे जानकारी है, क्या मैंने ऐसे रिसोर्सेज तो नहीं मेंशन कर दिए मेरे प्लान में जो शायद मेरे स्कूल की पेरिफेरी में नहीं आते हों, या मुझे कहीं आउटसाइड से उन रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़े। सो एक एडुकेटर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारी रिसोर्सेज को देख लिया जाए और उनके हिसाब से ही इंक्वायरी प्लान की जाए। अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ वो इंस्ट्रक्शन कितने स्पष्ट और सरल हैं। मेरी इंक्वायरी की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है। अगर निर्देशों की क्लैरिटी नहीं है बच्चों को तो इंक्वायरी किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकती। और जो बात हमें सबसे पहले करनी चाहिए वो हम इस स्टेज पर कर रहे हैं कि इस इंक्वायरी को करने के लिए बच्चों के क्या लर्निंग आउटकम्स हैं, उनको क्या मैंने अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर लिया है, आउटलाइन कर लिया है, आर्टिकुलेट कर लिया है या नहीं कर लिया है। एक सफल इंक्वायरी होने के लिए एक एडुकेटर का साउंड कंटेंट नॉलेज, समृद्ध विषय ज्ञान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अपना सब्जेक्ट ही अच्छे से नहीं आता होगा एडुकेटर को तो उस इंक्वायरी में जहाँ जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ वो उन्हें ढंग से गाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए कंटेंट नॉलेज का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस जो जनरली एग्जिस्ट करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, क्या मुझे उसके बारे में पर्याप्त जागरूकता है, तभी मैं सफल इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग फैसिलिटेट कर पाऊँगी क्लास में। मुझे ये भी एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है कि बच्चे क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं और अगर वो ये गलतियाँ करेंगे तो हम उनको कॉम्बैट कैसे करेंगे, उनका निवारण कैसे होगा। सारे चैलेंजेस को भी एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस एंटिसिपेट सिर्फ करना काफ़ी नहीं होगा, उनके ऑल्टरनेटिव्स भी हमारे पास तैयार होने चाहिए, तभी इंक्वायरी सक्सेसफुल हो सकती है। मुझे अपनी और अपने बच्चों की और अपने क्लास के फिज़िकल स्पेस की लिमिटेशंस के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस बात के लिए भी माइंडफुल होना ज़रूरी है कि कितना टाइम इस इंक्वायरी में लगेगा। अगर सेशन के लिए या पीरियड के लिए एलोकेटेड टाइम 50 मिनट्स है तो मुझे उस 50 मिनट्स में ही सब कुछ प्लान करना है। किस माइलस्टोन पर कितने मिनट में ले जाना है, इसके लिए भी एक सेट प्लान की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी एडुकेटर के लिए, और इस एक पॉइंट के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, कि एक एडुकेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंक्वायरी को सक्सेसफुली मीनिंगफुली नेविगेट करने के लिए अपनी क्लास में उसे गाइड बाय साइड बनना है, ना कि सेज ऑन द स्टेज। नमस्कार।